वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 जो 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर के अंदर आपके 100 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और पूरा पेपर है, उसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिला स्तर के द्वारा ये परीक्षाएं होती है, जिला समान परीक्षा जिसको कहा जाता है। प्रत्येक जिले का पेपर आपके अलग अलग डेट को होगा। हो सकता है किसी के 5 अप्रैल को ही हिंदी का पेपर हो जाए, हिंदी अनिवार्य का, तो कई के 7 अप्रैल को हो, किसी के बाद में भी हो सकता है। तो जब भी हो इस पेपर को यदि आप देख रहे हैं तो पूरा जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो हुप टू हुप छपने वाले हैं। प्रत्येक जिले में अलग अलग पेपर आता है, लेकिन यदि 4-5 जिलों के पेपर मैं आपको हल करवा दूंगा परीक्षा से पहले, और उन पेपर्स में से आपके अधिकतर क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा आपका यही होने वाला। तो इससे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके लाइक भी जरूर कर दें वीडियो को। और यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के अंदर जो पीडीएफ मैंने भेज दी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके आया है समय वह संपत्ति है, ये जो गद्यांश आया है इसके उत्तर आपको लिखने हैं। जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिली है, क्या है, समय वह संपत्ति है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसे मैंने इसको पढ़ लिया है, मैं आपको इसके उत्तर बता देता हूँ। आप भी आराम से पढ़ करके इसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से कौन सी संपत्ति मिली है, तो सबसे पहली लाइन में लिखा था समय संपत्ति मिली है। यहाँ पर आपको राइट आंसर लिखना होता है। समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ रहता है भाई? मूर्ख को विद्या मिल जाती है, निर्धन को धन मिल जाता है, सभी को आत्मिक आनंद मिलता है। उपरोक्त सभी सही है, द आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सभी ये बातें सही है। अगला है मनुष्य। मनुष्य आजीवन खिन्न कब रहता है? खिन्न करता है दुखी। जब वो क्या करता है? जब वो समय का सदुपयोग नहीं करता तब वो दुखी रहता है। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन में। प्रत्येक शब्द प्रति धन एक दो शब्दों के मेल से बना है। प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखिए, प्रति और एक में से, इसमें से ई और इसमें से ए मिल करके ये बन गया है। क्या है? ये बन गया है। तो यह जिसमें बनता है वहां पर यण संधि होती है। कौन सी होती है भाई? यण संधि होगी इसके अंदर, यण स्वर संधि। अगला है समय का सदुपयोग करने वाले को क्या मिलती है? निर्धनता, आलस्य, बेकारी या आत्मोन्नति। तो आत्मोन्नति मिलती है, यानी आत्मा को उन्नति मिलती है, खुशी मिलती है। द आपका 5वें क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो देखिए, पद्यांश है, इसको पढ़ा, सुख की प्राप्ति है, या समय और हमें, या समय का सदुपयोग, या आत्मोन्नति। तो समय का सदुपयोग है। इसमें कहा गया है कि यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही हासिल होगा। तो यहाँ पर इसका ब राइट आंसर हो गया आपका। समय को कौन कोसता है? तो यहाँ पर देखिए, इस पैराग्राफ के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय को कौन कोसता है। तो यहाँ पर देखिए, जो क्या है, जो संतोष, हर्ष या ये जो समय का सदुपयोग नहीं करता है वो ही समय को कोसता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कि समय को वही कोसता है जो समय का समय पर सदुपयोग नहीं करता है, सही उपयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, लेखक के अनुसार मनुष्य को संतोष, हर्ष और सुख कब प्राप्त नहीं होता? तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए, संतोष, हर्ष और सुख तब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता जब तक कि वो उचित तरीके से समय का सदुपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश। तो ये तो आपके हो गया 8 और 10 नंबर का पहला पैराग्राफ हो गया। 10 नंबर में से 10 नंबर आप हिंदी साहित्य में, हिंदी अनिवार्य में कक्षा 11 में आराम से प्राप्त कर सकते हैं पहले पैराग्राफ में से। दूसरा पैराग्राफ आया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने हैं। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में, पृथ्वी को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। ये किसी युवा के लिए कहा गया है। किसके लिए? नव युवक के लिए कहा गया है। तेरे प्राणों के ज्वारों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे चाहे जिसे उधर, क्षण में विजय वैजंती फैरी जो जग के कोने कोने में, उसमें तेरा नाम लिखा है जीने में बली होने में। गहरे गहरे घन घन घोर बड़ी सेनाएं तेरा बल पाकर, स्वर्ण मुकुट आ गए चरण तल तेरे शस्त्र संजोने में। तेरे बाहुदंड में वो बल जो कहरी कटी तोड़ सके। कहरी यहाँ पर सिंह को कहा जाता है, शेर को कहा जाता है, और कटी का अर्थ होता है कमर। ठीक है, कटी तोड़ सके। तेरे दृढ़ कंधों वो बल जो गिरी से ले ओढ़ सके, और गिरी का अर्थ होता है पर्वत से भी मुकाबला कर सके। तो देखिए, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर कवि ने किसके कंधों के लिए कहा है? तो ये नवयुवक के कंधों के लिए कहा है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। कवि देश को किस ओर बढ़ाने की बात कर रहा है? कवि देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने की बात कर रहा है, उन्नति के पथ पर बढ़ाने की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है। तो उपरोक्त सभी आपका सही होगा, क्योंकि प्रगति का वैसे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन उन्नति और विकास भी प्रगति का ही रूप है। वैसे तो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े प्रगति के प्रांगण में लिखा हुआ है, लेकिन
जो प्रगति, उन्नति, विकास लिखा वो सभी इसके ही रूप है। तो यहाँ पर द राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मुकुट आ गई शरण ताल में, कवि का क्या आशय है? मतलब शत्रुओं की हार हो गई, जैसे ही तूने तलवार उठाई तो शत्रुओं ने अपने सिर के जो मुकुट थे वो तेरे कदमों में रख दिए। तो ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केहरी कटी से क्या तात्पर्य? मैंने आपको पहले ही बता दिया, केहरी का अर्थ होता है शेर और कटी का अर्थ कमर, यानी शेर की कमर। तेरे में इतना बल होता है नवयुवक कि तू शेर की कमर को भी तोड़ सकता है और पर्वत से भी शर्त कर सकता है, पर्वत से कर सकता है होड़। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक नीचे लिखे विकल्पों में से लिखना है कि इसका शीर्षक क्या है। तो यह है राष्ट्र की प्रगति में नौजवानों की क्या भूमिका है, यहाँ पर यह कहा गया है। स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रगति शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। प्रगति का विलोम शब्द होता है विनाश। क्या होता है भाई? प्रगति का विलोम शब्द विनाश होता है। तो वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन पूछे थे। अब है कवि ने नवयुवक की भुजाओं को कितना ताकतवर बताया है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि नवयुवक की भुजाएं इतनी ताकतवर होती है कि वो पर्वत को भी मोड़ सकती है और वह शेर की कमर को भी तोड़ सकती है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है चरण तल का समास विग्रह करके प्रयुक्त समास का नाम लिखना है। तो चरण तल का अर्थ होता है पैरों का तल, यानी समुद्र या माना कि जगह, ठीक है, पैरों की जगह। तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा भाई? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन आया। देखिए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखना है। 6 नंबर का आपके सवाल आएगा। योग भगाए रोग पर लिख सकते हैं, मेरा प्रिय साहित्यकार, या बालिका शिक्षा आज की महती आवश्यकता, या 18वीं राष्ट्रीय जुम्बरी स्काउट गाइड। इन चारों में से किसी एक पर ही आपको लिखना है 300 शब्द में, यानी कम से कम 2 से 3 पेज के अंदर लिखना है, तब 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगला है नगर पालिका का पार्षद वार्ड संख्या 17 की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका सोजत को पत्र लिखना है, अथवा अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अधीक्षण अभियंता पाली डिस्कॉम जोधपुर को बार बार हो रही अघोषित विद्युत कटौती के संबंध में कार्यालयी पत्र लिखना। दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। 4 नंबर का सवाल आएगा। 1900 समाचार लेखन के 6 ककारों से क्या आशय है? समाचार लेखन में कौन से ककार है वो आपको लिखने हैं। 3 नंबर का सवाल है। मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखना है। 4 नंबर का सवाल है। ये सवाल बहुत बड़े इनके उत्तर है, कम से कम 8-10 लाइन के, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता पा रहा हूँ। ये सवाल वैसे आपकी किताब में आए हुए हैं, जो अपठित गद्यांश थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, तो इनके उत्तर आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं पेपर की, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान जरूर दबा देना है। किसी समाचार पत्र में संपादकीय का क्या महत्व होता है ये लिखना है। 3 नंबर का। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, उसका एक प्रतिवेदन लिखना है कि क्या क्या हुआ। 4 नंबर का। निम्न गद्यांश या पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इसकी व्याख्या करनी है और प्रसंग भी लिखना है कि कौन से पाठ में से आया हुआ है। इसको आप आराम से लिख देंगे, अथवा हम आप चाहें तो इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, नमक का दारोगा कहानी के आधार पर आपको लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। मोहन के संबंध में बंशीधर तिवारी और रमेश बाबू की सोच में क्या अंतर था? 3 नंबर का क्वेश्चन है। रजनी अमित के स्कूल क्यों जाना चाहती थी? 3 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लॉक स्टूडियो सैयद हैदर रजा के लिए क्या योगदान रहा? 3 नंबर का क्वेश्चन आया है। वे आंखें कविता का मूल भाव। 3 नंबर का क्वेश्चन है। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बंजर गिरे? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कवियत्री अक महादेवी ने अपना घर भूलने की बात क्यों कही? 3 नंबर का क्वेश्चन है। अपनी बस्तियों को नंगा होने से बचाए, ऐसा क्यों कहा गया? 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर 180 से 200 शब्दों में देना है, यानी कम से कम लगभग 18 से 20 लाइन लिखनी है। रजनी पटकथा के आधार पर रजनी के चरित्र का विशेषताओं का वर्णन। 6 नंबर का। अथवा आप चाहे तो सरकारी विभाग कार्य को महत्व न देकर एक दूसरे पर अपने दायित्व को टालना जानते हैं, जामुन का पेड़ व्यंग्य कथा के आधार पर उदाहरण देकर के ये लिख सकते हैं। दुष्यंत कुमार की गजल कविता का मूल भाव लिख सकते हैं। 6 नंबर का। अथवा में आप चाहें तो ये मीरा की भक्ति पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अधोलिखित प्रश्नों के 40 से 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, यानी आपको यहाँ पर 4 से 5 लाइन में उत्तर देना है। राजस्थान में कुइया क्यों बनाई जाती है? लिखिए। तातूस ने बेबी हालदार की क्या मदद की थी? 3 नंबर का। किवाड़ पेंटिंग क्या है? 3 नंबर का। और यहाँ पर ये लगभग आपको फिर से 18 से 20 लाइन में लिखना है। भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है, अथवा संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान निर्धारित करना है। तो ये आपका था हिंदी का पेपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। किसी भी जिले के अंदर ये हुब टू हुब भी आ सकता है और अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही पेपर आपको और चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।